24 दिसंबर 1999। 24 दिसंबर 1999। Date 24 December 1999। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 काठमांडू नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट की अगली डेस्टिनेशन होती है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि न्यू दिल्ली इंडिया में स्थित है। पर दोस्तों, आम सा दिखने वाला ये दिन बाकी दिनों से काफी ज्यादा अलग था। 2 घंटे की इस फ्लाइट को पूरा करने में कई सारे दिन निकल जाते हैं और आने वाले दिनों में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिससे पूरी दुनिया का ध्यान भारत देश की ओर चला जाता है। काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814, जिसे IC 814 के नाम से भी जाना जाता है, 37 ईयर्स ओल्ड कैप्टन देवी शरण के द्वारा उड़ाई जाती है। इसके अलावा फ्लाइट में फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार भी स्थित होते हैं। फ्लाइट में कुल 191 पैसेंजर सवार हैं, जिसमें से 15 क्रू मेंबर्स हैं। दोस्तों, उड़ान भरने के 40 मिनट बाद ये फ्लाइट इंडियन एयर स्पेस में आ जाती है। पर इस फ्लाइट के इंडियन एयर स्पेस में आते ही इस फ्लाइट को 5 लोगों के द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है। इन लोगों के नाम हैं इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सैयद, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शकील। ये 5 टेररिस्ट हरकत मुजाहिदीन टेरर ग्रुप से लिंक रखते थे और चाकू, छुरियां और पिस्टल की मदद से ये लोग कॉकपिट में घुस जाते हैं, जिसके बाद ये पायलट को फोर्स करते हैं कि वो प्लेन को वेस्ट की ओर उड़ाएं। इस प्लेन को लखनऊ के ऊपर से दिल्ली की तरफ जाने की बजाय पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया जाता है और पाकिस्तान एयर स्पेस से लगातार कॉन्टैक्ट बनाया जाता है ताकि वो इस प्लेन को लैंड करा सके। काठमांडू से न्यू दिल्ली तक एक छोटी सी फ्लाइट होने के कारण इस प्लेन में काफी कम ईंधन होता है, जिसके कारण इस प्लेन को लैंड कराना काफी ज्यादा जरूरी था। पर पाकिस्तान एयर स्पेस के द्वारा लगातार इस प्लेन को लैंड कराने से मना किया जा रहा था। लगातार रिक्वेस्ट करने के बावजूद पाकिस्तान का एयर कंट्रोल इस प्लेन को लैंड करने से सख्त मना कर देता है, जिसके बाद देवी शरण इंडियन एयर कंट्रोल से कांटेक्ट बनाते हैं। देवी शरण इंडियन एयर कंट्रोल को पाकिस्तान से लैंडिंग कराने की अनुमति की बात करते हैं, जिसके बाद हायर अथॉरिटीज के द्वारा पाकिस्तान में लैंडिंग कराने को लेकर बातचीत शुरू हो जाती है। पर इस बातचीत से कोई भी इंतजाम नहीं निकल पाता। बात कुछ ऐसी थी कि कुछ समय पहले ही भारत और पाकिस्तान में 1999 का कारगिल युद्ध हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान अपने आप को इस प्लेन हाईजैक से टोटली दूर रखने की कोशिश करता है। सिचुएशन को देखते हुए और प्लेन में कम ईंधन के होते हुए देवी शरण अमृतसर में लैंडिंग की बात करते हैं और कोई भी हल ना होने के कारण टेररिस्ट इस लैंडिंग के लिए मान जाते हैं। इसके बाद ये प्लेन राजा सांसी एयरपोर्ट, जो कि अमृतसर में स्थित है, में लैंड करता है। दोस्तों, अमृतसर में लैंड करते ही भारत के पास एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें वो इस प्लेन का कंट्रोल वापस ले सकते हैं, पर पुलिस को किसी भी तरह एक्शन लेने से सख्त मना कर दिया जाता है। उस समय तक भारत की सरकार ये समझ ही नहीं पाती कि सारी सिचुएशन कितनी नाजुक बनी है और वो लोगों की जान का खतरा बिल्कुल भी मोल नहीं लेना चाहते थे। इस प्लेन के लैंड होते ही प्लेन में ईंधन भरने की रिक्वेस्ट की जाती है, जिसको भारत के द्वारा लगातार लेट किया जाता है। ये प्लेन 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक अमृतसर एयरपोर्ट पर ही खड़ा रहता है और इस समय तक किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि अमृतसर की लोकल फोर्सेस को इंटरवीन करने से सख्त मना कर दिया जाता है और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के द्वारा ये ऑपरेशन टेक ओवर कर लिया जाता है। पर NSG को न्यू दिल्ली से आने में कुछ समय लग जाता है। इस लंबी वेट के कारण सिचुएशन टेंस हो जाती है, जिसके बाद टेररिस्ट एक व्यक्ति पर बुरी तरह हमला कर देते हैं। रूपिन कटियाल को कई बार चाकुओं से मारा जाता है, जिसके कारण वो बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और बिना रिफ्यूलिंग किए इस प्लेन को दोबारा से हवा में उड़ा दिया जाता है। अब यहाँ पर गौर देने वाली बात है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले पाती, जिसके कारण ये प्लेन बिना रिफ्यूल हुए एक बार फिर से हवा में उड़ पड़ता है। देवी शरण के द्वारा एक बार फिर से पाकिस्तान एयर कंट्रोल के द्वारा लैंडिंग कराने की अनुमति मांगने के प्रयास शुरू कर दिए जाते हैं, पर लैंडिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान एयर कंट्रोल लाहौर एयरपोर्ट की लाइटें ही बंद कर देता है। दोस्तों, लाइटें बंद हो जाने के कारण प्लेन का लैंड कराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और पायलट को रनवे भी दिखाई नहीं देता। पर प्लेन में काफी कम ईंधन होने के कारण देवी प्रसाद उस प्लेन को एक हाईवे पर ही लैंड कराने की कोशिश शुरू कर देते हैं। देवी प्रसाद ये साफ बोल देते हैं कि या तो ये प्लेन अब लैंड कराया जा सकता है या फिर ये क्रैश हो जाएगा, और क्रैश का खतरा देखते हुए पाकिस्तान एयर कंट्रोल उन्हें लैंडिंग की अनुमति दे देता है। इसके बाद इस प्लेन को लाहौर एयरपोर्ट पर एक इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है, पर किसी को भी प्लेन से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा पाकिस्तान को काफी ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि वो औरतों और बच्चों को कम से कम प्लेन से बाहर आने की अनुमति दे दे, पर पाकिस्तान इस रिक्वेस्ट को नहीं मानता और इस प्लेन के रिफ्यूल होते ही ये प्लेन एक बार फिर से हवा में उड़ जाता है। इसके बाद ये प्लेन मिडिल ईस्ट की तरफ उड़ने लगता है और ये ओमान देश में लैंड कराने की बातचीत शुरू कर देता है, पर ओमान के द्वारा भी लैंडिंग करने को सख्त मना कर दिया जाता है। जिसके बाद इस प्लेन की अगली लैंडिंग एल मिनार एयर बेस जो कि यूएई में स्थित है में होती है। पाकिस्तान की तरह ही यूएई एक इस्लामिक देश होता है जिसके भारत के साथ कोई काफी ज्यादा अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस ना होने के कारण भारत किसी भी तरह का कमांडो रेस्क्यू मिशन नहीं चला पाता। पर दोस्तों यूएई में लैंड होने के बाद इस प्लेन को कुछ राहत सामग्रियां भेजी जाती है और फूड और फ्यूल के बदले ये टेररिस्ट 26 होस्टेजेस को छोड़ देते हैं, जिसमें मोस्टली बच्चे और औरतें ही होती हैं। इसके अलावा रूपिन कटियाल की डेड बॉडी को भी इंडियन अथॉरिटीज को हैंड ओवर कर दिया जाता है। दोस्तों ये काफी दुखद बात है कि रूपिन कटियाल अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा होता है और उसकी शादी को हुए सिर्फ 20 दिन ही हुए होते हैं और वो हनीमून मनाने के लिए नेपाल गए होते हैं। पर कौन जानता था कि ये वेकेशन उनकी लाइफ की आखिरी वेकेशन होगी। रिफ्यूलिंग होने के बाद ये विमान एक बार फिर से हवा में उड़ने लगता है, जिसके बाद ये अफगानिस्तान के कंदार एयरपोर्ट पे लैंड करता है। दोस्तों 1999 में अफगानिस्तान तालिबान कंट्रोल के अंडर होता है और तालिबान के साथ बुरे डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने के कारण भारत की अफगानिस्तान में कोई भी एम्बेसी नहीं होती। इसी कारण से इंडिया का कोई भी डिप्लोमेट अफगानिस्तान में नहीं होता, जिसके बाद इंडियन हाई कमीशन के द्वारा एक टीम बना के अफगानिस्तान में रवाना कर दी जाती है। इस टीम में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एविएशन मिनिस्टर, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, जिसका हिस्सा अजीत डोभाल भी होते हैं जो आज के भारत के सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो भारत की कोशिश होती है कि वो अफगानिस्तान में एक कमांडो मिशन करके इस प्लेन को टेररिस्ट से छुड़ा लेगा, पर तालिबान किसी भी तरह के कमांडो मिशन करने से सख्त मना कर देता है और भारत इस तरह का कोई भी मिशन ना कर पाए, इसलिए तालिबान इस प्लेन को चारों ओर से टैंकर से घेर लेता है। इसके अलावा कई हथियारबंद टेररिस्ट इस प्लेन को चारों ओर से घेर लेते हैं। इस सब के बाद इंडियन गवर्नमेंट और टेररिस्ट के बीच में नेगोशिएशन शुरू हो जाती है और इन टेररिस्ट के द्वारा 200 मिलियन यूएसडी डॉलर्स और 36 टेररिस्ट को रिलीज करने की डिमांड की जाती है। दोस्तों इस सब के बीच भारत में काफी ज्यादा घमासान मच जाता है। प्लेन में फंसे इन लोगों के प्रियजन दिल्ली हाई कमीशन के आगे धरने पे बैठ जाते हैं। इसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया जाता है। दोस्तों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत जी के द्वारा दी जा रही थी। ये सब देखते हुए इंडियन सरकार के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है और वो इन लोगों के सही सलामत घर आने की कोशिशें और भी तेज कर देती है। इतने ज्यादा प्रेशर आ जाने के कारण भारत की सरकार का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, किसी भी तरह इन लोगों को सही सलामत भारत वापस लाया जाए, बेशक उसके बदले कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अगले कुछ दिनों तक इन टेररिस्ट और इंडियन सरकार के द्वारा नेगोशिएशंस चलती है, जिसमें तालिबान भी एक इंटरमीडिएट पार्टी की तरह काम करता है। इस नेगोशिएशंस के दौरान तालिबान के द्वारा एक स्टेटमेंट दी जाती है कि इन टेररिस्ट को या तो अपने हथियार छोड़ देने चाहिए या अफगानिस्तान छोड़ के चला जाना चाहिए। जिसके बाद इंडियन सरकार ये सोचती है कि शायद तालिबान इन टेररिस्ट को पकड़ लेगी, पर दोस्तों उस समय तक भारतीय सरकार को तालिबान के इंटेंशंस का कोई भी अंदाजा नहीं होता। अगले कुछ दिनों तक चले इस नेगोशिएशंस के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि इन लोगों के बदले भारत 3 टेररिस्ट को छोड़ेगा। इन टेररिस्ट के नाम थे अहमद ओमर शहीद शेख, मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद जैगर। 7 दिन तक चले इस ड्रामे के बाद फाइनली इस प्लेन को रिलीज कर दिया जाता है। भारत की सरकार ये आस लगाई बैठती है कि इन टेररिस्ट को छोड़ने के बाद अफगानिस्तान इन्हें अरेस्ट कर लेगा, पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन टेररिस्ट को अफगानिस्तान की शर्म में बड़ी ध्यान से पाकिस्तान की ओर भेज दिया जाता है। इसके अलावा हमारे आज के सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी के द्वारा ये बयान दिया जाता है कि पाकिस्तान की आईएसआई का इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था। उन्हीं की इन्वॉल्वमेंट के कारण इतने बड़े हाईजैक को अंजाम दिया जा सका। इसके अलावा वो कहते हैं कि अमृतसर में ही समय रहते कोई एक्शन लिया जाता तो इस सारे हाईजैक का आउटकम कुछ डिफरेंट ही होता। पर दोस्तों इस सारे हाईजैक के बाद भारत की सरकार की कमजोरियां साफ नजर आती है। भारत की सरकार के द्वारा स्लो एक्शन और पुअर कम्युनिकेशन के कारण 3 टेररिस्ट को छोड़ दिया जाता है, जिसका खामियाजा आने वाले सालों में भारत को भुगतना पड़ता है। पर दोस्तों इस पूरे इंसिडेंट के बाद भारत अपने एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके अलावा कई सारे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए जाते हैं जिससे इन हाईजैकिंग्स को पूरी तरह से रोका जा सके, और उसका नतीजा ये निकला है कि इस हाईजैक के 20 साल बाद भी भारत का कोई भी दूसरा प्लेन कभी हाईजैक नहीं हुआ।
और इसीलिए दोस्तों अगर एयरपोर्ट पे आपसे एक्स्ट्रा चेकिंग की जाए तो उसको अपनी भलाई के लिए ही अच्छा समझना। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वंदे मातरम।